नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पटना हाईकोर्ट का बिहार सरकार को निर्देश कि दे ऑक्सीजन की जरूरत और स्टोरेज का ब्यौरा। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बीजेपी सांसद ने कहा कि मोदी सरकार ने भी अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क ही किया, मेरी बात से ज़्यादातर भारतीय हैं अब सहमत। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पप्पू यादव को कोर्ट से मिली जमानत, किडनैपिंग केस में किए गए थे गिरफ्तार। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मोदी सरकार की नीतियों का खुलकर विरोध करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। पटना हाईकोर्ट का बिहार सरकार को निर्देश, दे ऑक्सीजन की जरूरत और स्टोरेज का ब्यौरा। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी मामले में पटना हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए ऑक्सीजन की जरूरत और स्टोरेज का ब्यौरा राज्य सरकार से तलब किया। चीफ जस्टिस संजय करोल की खंडपीठ ने इन मामलों पर दायर जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की। कोर्ट ने राज्य सरकार को बताने को कहा कि राज्य स्वयं कितना ऑक्सीजन का उत्पादन करता है और उसके रखने की क्या व्यवस्था है। इसके अलावा कोर्ट ने ऑक्सीजन की आपूर्ति की भी जानकारी मांगी है। वैक्सीनेशन के कार्यक्रमों का विस्तृत ब्यौरा। कोर्ट ने राज्य सरकार को राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में कोरोना वैक्सीनेशन के कार्यक्रमों का विस्तृत ब्यौरा मांगा। कोर्ट ने राज्य सरकार को बताने को कहा कि कितने वैक्सीन लगाए जा चुके हैं और आगे वैक्सीन की क्या व्यवस्था की जा रही है। मरने वालों का ब्यौरा देने के लिए समय की मांग की। राज्य सरकार ने कोर्ट से कोरोना महामारी से होने वाली मृत्यु के संबंध में ब्यौरा पेश करने के लिए और समय मांगा है। इसके अलावा राज्य सरकार ने बताया है कि 30 जिलों की इस मामले पर अंतरिम रिपोर्ट आ गई है। गंगा में कोरोना मरीजों के शवों के बहाने से हुए प्रदूषण संबंधी याचिका को कोर्ट ने यह कहकर निष्पादित कर दिया कि इसके लिए अलग से रिट याचिका दायर की जाए। अब अगली सुनवाई 3 जून को ही की जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बीजेपी सांसद ने कहा, मोदी सरकार ने भी अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क ही किया, मेरी बात से ज्यादातर भारतीय अब सहमत हैं। जी हां दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर हमला बोला है। स्वामी ने ट्वीट कर सरकार को आर्थिक मोर्चे पर असफल बताया है। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार ने भी अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क ही किया, मेरी बात से ज्यादातर भारतीय अब सहमत हैं। हाल ही के दिनों में मोदी सरकार के कट्टर आलोचक रहे स्वामी ने ट्वीट में लिखा कि अब ज्यादातर भारतीय मेरी इस बात से सहमत हैं कि मोदी सरकार ने यूपीए द्वारा बनाई गई अर्थव्यवस्था की गड़बड़ियों को और बढ़ा दिया है। अर्थव्यवस्था को अब भी सुधारा जा सकता है, लेकिन वर्तमान में सरकार को यह पता नहीं है कि यह कैसे किया जाए। बताते चले कि स्वामी चीन, कोरोना प्रबंधन और अर्थव्यवस्था को लेकर अपनी बात रखते रहे हैं। अर्थव्यवस्था को लेकर स्वामी के ट्वीट पर कई लोगों ने कमेंट्स किए हैं। उदयन मजूमदार नाम के एक यूजर ने लिखा कि आपको वित्त मंत्री बनाना चाहिए, मुझे लगता है कि सरकार को आप जैसे विद्वान व्यक्तियों से एलर्जी है जो वास्तव में कुछ परिवर्तन ला सकते हैं। एक अन्य यूजर ने लिखा कि आपके लिए सम्मान के साथ सेवानिवृत्त होने का समय आ गया है। भारत में वैक्सीन की किल्लत को दूर करने के लिए भी पिछले दिनों स्वामी ने ट्वीट के माध्यम से राज्यों को सलाह दी थी। उन्होंने कहा था कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को अग्रिम चेतावनी देनी चाहिए कि कोविड-19 वैक्सीन की पर्याप्त आपूर्ति न मिलने से सभी गैर भाजपा शासित राज्य एकजुट हो सकते हैं। सुब्रमण्यम स्वामी ने सलाह दी है कि सभी विपक्षी राज्य एकजुट होकर विदेश से वैक्सीन ऑर्डर करें और उसका बिल मोदी सरकार को भेज दे। सुब्रमण्यम स्वामी ने चीन को लेकर कई बार केंद्र सरकार को घेरा है। कुछ दिन पहले उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा था कि हम लोग भी तैयार हैं, लेकिन हमको लोगों की जान के रूप में बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत ने पहले गलती की थी, हमें चीनी सैनिकों के वापस जाने तक कैलाश रेंज से हटना ही नहीं चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पप्पू यादव को कोर्ट से मिली जमानत, किडनैपिंग केस में किए गए थे गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, किडनैपिंग केस के मामले में गिरफ्तार किए गए पूर्व सांसद और जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव को जमानत मिल गई है। मंगलवार की सुबह मधेपुरा सेशन कोर्ट में पप्पू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई की गई। इस दौरान पप्पू यादव के वकीलों ने जमानत को लेकर अपना पक्ष रखा। पप्पू यादव को अभी इलाज के लिए दरभंगा के डीएमसीएच में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। बीते 11 मई को जाप सुप्रीमो और पूर्व सांसद पप्पू यादव को पटना से गिरफ्तार किया गया था। 11 मई की सुबह पटना के उत्तरी मंदिर स्थित पप्पू यादव के आवास पर बुद्ध कॉलोनी थाना की पुलिस पहुंची थी। यहां पहुंचने के बाद पुलिस ने कहा था कि लगातार लॉकडाउन के नियमों की अनदेखी कर रहे पप्पू यादव को चेतावनी दी गई थी, बावजूद वो जिलों में जाकर घूम कर रहे थे। ऐसे में कोरोना गाइडलाइन को उल्लंघन हो रहा था। वे कभी अस्पताल में चले जाते थे तो कभी किसी जिले में कार्यकर्ताओं के साथ पहुंच जाते थे। इसके बाद पप्पू यादव को पटना के गांधी मैदान थाने में लाया गया था। यहां उन्हें काफी देर तक बैठाया रहा गया। कोविड की जांच भी कराई गई, जिसमें उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। इसके कुछ ही देर बाद यह खबर सामने आ गई थी कि पप्पू यादव को एक 32 साल पुराने किडनैपिंग केस में गिरफ्तार किया गया था। करते हैं अगली खबर की तरफ। लालू ने साझा की नीतीश के गृह जिले की है तस्वीर, स्वास्थ्य केंद्रों की बदहाली को लेकर लगाया बड़ा आरोप। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने बिहार में स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने एक ट्वीट के जरिए सरकार पर चढ़ावा के लिए हजारों स्वास्थ्य केंद्रों को सिर्फ
सरकारी फाइलों में चलाते रहने का आरोप लगाया। लालू यादव ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिले नालंदा में भी उनके द्वारा बनाया गया स्वास्थ्य केंद्र बंद करा दिया गया है, जबकि फाइलों में यह चालू है। लालू यादव ने नालंदा के हिलसा के चक वाजिदपुर उप स्वास्थ्य केंद्र की तस्वीर साझा की। उन्होंने लिखा, नीतीश ने अपने गृह जिला नालंदा में भी हमारे द्वारा बनाया गया स्वास्थ्य केंद्र बंद करा दिया, लेकिन गुलाबी फाइलों में यह चालू है। ऐसे हजारों स्वास्थ्य केंद्रों की बलि ले ली गई है, क्योंकि इनके फाइलों में कार्यरत रहने से प्रसाद रूपी चढ़ावा प्राप्त होता रहता है। राजद अध्यक्ष ने यह तस्वीर राजद नालंदा के ट्विटर पेज से साझा की थी। इस तस्वीर में झाड़ियों के बीच स्थित उप स्वास्थ्य केंद्र जीर्ण शीर्ण व्यवस्था में दिख रहा है। इस ट्वीट में उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। सवाल किया कि क्या 15 साल से यहाँ आदमी नहीं रह रहे थे, उन्हें स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता नहीं थी? ये कैसा सुशासन है जिसे सरकार 15 साल तक सोई रहती है? गौरतलब है कि चारा घोटाले मामले में रांची हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद लालू यादव ट्विटर के जरिए बिहार की राजनीति में लगातार सक्रिय हैं। उनके साथ ही राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार में ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार को घेरा है। राजद ने कहा है, सरकार ने दवाइयों की जमाखोरी और कालाबाजारी पर तत्काल रोक लगाते हुए सरकारी अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में दवाई उपलब्ध नहीं कराई तो पार्टी आंदोलन छेड़ेगी। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और विधायक अख्तरुल इस्लाम शाहीन ने सरकार पर ब्लैक फंगस को लेकर आधी अधूरी तैयारी का आरोप लगाया। यदि एक हफ्ते में स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ नहीं किया तो राजद आंदोलन शुरू करेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पप्पू यादव को कोर्ट से मिली जमानत, किडनैपिंग केस में किए गए थे गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, किडनैपिंग केस के मामले में गिरफ्तार किए गए पूर्व सांसद और जाप के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव को जमानत मिल गई है। मंगलवार की सुबह मधेपुरा सेशन कोर्ट में पप्पू यादव की जमानत याचिका पर सुनवाई की गई। इस दौरान पप्पू यादव के वकीलों ने जमानत को लेकर अपना पक्ष रखा। पप्पू यादव को अभी इलाज के लिए दरभंगा के डीएमसीएच में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। बीते 11 मई को जाप सुप्रीमो और पूर्व सांसद पप्पू यादव को पटना से गिरफ्तार किया गया था। 11 मई की सुबह पटना के उत्तरी मंदिर स्थित पप्पू यादव के आवास पर बुद्ध कॉलोनी थाना की पुलिस पहुंची थी। यहां पहुंचने के बाद पुलिस ने कहा था कि लगातार लॉकडाउन के नियमों की अनदेखी कर रहे पप्पू यादव को चेतावनी दी गई थी, बावजूद वो जिलों में जाकर घूम रहे थे। ऐसे में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन हो रहा था। वे कभी अस्पताल में चले जाते थे तो कभी किसी जिले में कार्यकर्ताओं के साथ पहुंच जाते थे। इसके बाद पप्पू यादव को पटना के गांधी मैदान थाने में लाया गया था। यहाँ उन्हें काफी देर तक बैठाया रहा गया। कोविड की जांच भी कराई गई थी, जिसमें उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। इसके कुछ ही देर बाद यह खबर सामने आई कि पप्पू यादव को एक 32 साल पुराने किडनैपिंग केस में गिरफ्तार किया गया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। केंद्र के साथ तनातनी के बीच अल्पन बंदोपाध्याय रिटायर, सीएम ममता बनर्जी के मुख्य सलाहकार बने। जी हां दोस्तों, बंगाल के शीर्ष अधिकारी अल्पन बंदोपाध्याय केंद्र सरकार को रिपोर्टिंग करने के बजाय सोमवार को मुख्य सचिव के पद से ही रिटायर हो गए। पश्चिम बंगाल और केंद्र के बीच पैदा हुए टकराव के बीच बंदोपाध्याय को ममता बनर्जी सरकार का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति मंगलवार यानी आज से प्रभावी होगी। ऐसा होने के बावजूद उन्हें केंद्र की नाराजगी से नहीं बचाया जा सकता है। केंद्र सरकार के सूत्रों के अनुसार आदेशों की अवहेलना करने के कारण उन्हें चार्जशीट की कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। बंदोपाध्याय को पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुए चक्रवात यास की समीक्षा बैठक में संक्षिप्त उपस्थिति के लिए कारण बताओ नोटिस भी जारी किया जा चुका है। केंद्र द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के अनुसार मुख्य सचिव को अधिकारियों द्वारा पूछा गया था कि वह समीक्षा बैठक में शामिल होना चाहते हैं या नहीं। इसके बाद वह मीटिंग रूम में मुख्यमंत्री के साथ पहुंचे और तुरंत ही वहां से चले गए। उन्हें इस नोटिस का जवाब 3 दिनों में देने के लिए कहा गया है। इसके बाद एचके त्रिवेदी ने बंगाल के नए मुख्य सचिव के रूप में पदभार संभाला है। इससे पहले बनर्जी ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर उनके मुख्य सचिव को वापस बुलाने के केंद्र के आदेश को रद्द करने का अनुरोध किया था और कहा था कि उनकी सरकार शीर्ष नौकरशाह को कार्यमुक्त नहीं कर रही है। ममता ने बताया कि उनके इस पत्र पर केंद्र का जवाब आया है, जिसके मुताबिक बंदोपाध्याय को आज नॉर्थ ब्लॉक में कार्यभार संभालने को कहा गया है। उन्होंने बताया कि केंद्र के पत्र में मुख्य सचिव को वापस बुलाए जाने की वजह का जिक्र नहीं किया गया है। ममता ने यहाँ कहा कि केंद्र किसी अधिकारी को राज्य सरकार की सहमति के बिना कार्यभार ग्रहण करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। केंद्र ने एक आकस्मिक फैसले में 28 मई की रात को बंदोपाध्याय की सेवाएं मांगी थी और शीर्ष नौकरशाह को सोमवार सुबह 10 बजे दिल्ली में कार्यभार संभालने को कहा था। केंद्र ने बंदोपाध्याय को दिल्ली बुलाने पर आदेश चक्रवाती तूफान यास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की बैठक को मुख्यमंत्री द्वारा महज 15 मिनट में निपटाने से उत्पन्न विवाद के कुछ घंटों के बाद करते हैं अगली खबर की तरफ। आरबीआई की रिपोर्ट का मचा बवाल, विपक्ष ने पूछा लाखों करोड़ों कहां हुए गायब, निशाने पर मोदी सरकार। जी हां दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वर्ष 2020-21 की वार्षिक रिपोर्ट से बैंकों की ठगी को लेकर हुए खुलासे ने राजनीतिक हलकों में कोहराम मचा दिया है। विपक्ष अब सरकार से पूछ रहा है कि 1 लाख करोड़ से ज्यादा की रकम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जिस तरह लूटी गई, आखिर वह पैसा कहां है। इधर कांग्रेस ने भी मोदी सरकार पर निशाना साधा तथा आंकड़े पेश करते हुए कहा कि मोदी सरकार के समय बैंकों से ठगी के मामले में 2014-15 की तुलना में तेजी से बढ़े हैं। यदि आंकड़ों की बात करें तो 2020-21 में 1.38 लाख करोड़ की ठगी बैंकों से की गई और मोदी सरकार देखती रही।
आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।